नमस्कार, स्वागत है आपका इसी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी होगी चर्चा। बाजार पर रणनीति भी आपके सामने अभी कुछ कुछ देर में रखेंगे और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजारों से। और एशियाई बाजारों की शुरुआत आज काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी नीचे है, करीब 32 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। काफी सपाट शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार भी हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निकेई के बाजार ऊपर हैं, 2% की मजबूती है यहाँ पर। और कोरिया और चीन के बाजार भी काफी सपाट यहाँ पर शुरुआत देखने को मिल रही है। तो आज एशियाई बाजारों की शुरुआत सपाट है। अगर निकाई को छोड़ते हैं तो बाकी सभी इंडेक्स जो हैं वो फ्लैटिश ही दिखाई दे रहे हैं। और यूएस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी कारोबार कुछ ऐसा ही रहा। कल का भी दिन हमने देखा कि दिन भर एक रेंज में कारोबार किया यूएस मार्केट ने, लेकिन उसी में उतार चढ़ाव देखने को मिला। क्लोजिंग एकदम सपाट रही। S&P 500 फ्लैट बंद हुआ। डाउ जोन्स हल्के गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और एनवीडिया के शेयर में 4% की तेजी थी, जिसके चलते टेक इंडेक्स को सपोर्ट मिला और नैस्डैक हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। तो काफी मिलेजुला कारोबार रहा अमेरिकी बाजारों में भी। अब इस पूरे हफ्ते जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि काफी सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे जिस पर की नजर रहेगी। आज से शुरुआत हो जाएगी उसकी। आज जुलाई PPI के आंकड़े आएंगे और वहां पर अनुमान है कि 0.2% की बढ़त देखने को मिल सकती है। उसके बाद कुछ महंगाई के भी आंकड़े आएंगे। रिटेल कंपनियों के नतीजों पर भी नजर रहेगी। तो इन सब का कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में देखने को मिल सकता है। और इस हफ्ते महंगाई के जो आंकड़े आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करेगा। इसके अलावा यूरोप के बाजार भी हमने देखा कि यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स 3.9% पर स्टेबल ही है, वहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी 103 के पास स्थिर है, लेकिन सोना करीब 10 दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से। कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिली और कल 4% की तेजी थी कच्चे तेल में। $80 के स्तर के पार अब कच्चा तेल निकल चुका है, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही हैं कि पेंटागन की तरफ से ईरान के पक्ष में जो सुरक्षा बल है वो बढ़ा दिया गया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की चिंता से ये कदम उठाया गया है और माना जा रहा है कि ईरान का इजराइल पर हमले के अनुमान से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं कच्चे तेल को लेकर, जिसका कि इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर संकेत देखें तो एकदम सपाट ही, जैसे कि कल भी हमने देखा था, क्योंकि कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है, कोई बड़े इवेंट्स नहीं है, तो उसके अभाव में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लें। कैश मार्केट में FIs की तरफ से कल बिकवाली हुई 4,681 करोड़ की। वहीं DIIs ने उतनी ही खरीदारी की है, 4,478 करोड़ की खरीदारी हुई है DIs की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 423 करोड़ की बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 5,125 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। और कल हमने देखा कि दिन भर उतार चढ़ाव के बाद जो क्लोजिंग हुई वो कमजोरी के साथ ही हुई। बैंक निफ्टी ने अपनी बढ़त गंवा दी, हालांकि 50,000 के ऊपर क्लोजिंग थी, लेकिन थोड़ा निचले स्तरों पर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। और निफ्टी की भी क्लोजिंग 24,400 के नीचे ही देखने को मिली है। अब आज के लिए किन लेवल्स पर नजर रखें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज शुरुआत कैसी दिखाई दे रही है भारतीय बाजारों की? देखिए पूजा, कल भी मार्केट को ना गैप मिला था और उस गैप का उसने कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठाया। और आप कल की अगर क्लोजिंग चेक करेंगे तो बिल्कुल सपाट क्लोजिंग हुई है फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एग्जैक्टली यही बात हमने कल भी आपको नोटिस करवाई थी कि देखिए 200 का लेवल जो आपने पार किया हुआ है 24,200 का, वो ये तो इंडिकेट करता है कि अब गिरावट नहीं आएगी, बट वो ये इंडिकेट नहीं करता कि और तेजी आएगी नहीं आएगी। उसके लिए आपको 450 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब तक क्लोजिंग के लेवल नहीं आएंगे तब तक आपके पास ग्लोबल हैंगओवर या आप कुछ डोमेस्टिक हैंगओवर्स आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। कुछ ना कुछ आता रहेगा, कभी ईरान की खबर आ जाएगी, कभी कुछ खबर आ जाएगी, कुछ खबर आ जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि आप क्लोजिंग बेसिस पर उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहे हो, तो प्लेयर्स के मन में भी डर नहीं बैठा हुआ अभी और बुल्स के पास एग्रेशन नहीं है। तो दोनों चीजें अभी एब्सेंट है मार्केट के अंदर। और टिपिकली आपको डाटा में भी दिखेगा। आप ना निफ्टी का OI चेक करो, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट 1% भी नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा आधा % भी नहीं है। यानी कि कल बाजार के अंदर जब भी लोग काम कर रहे थे उनके पास था ही नहीं, सब लोग पोजीशन संभाल रहे थे, नया कोई ले ही नहीं रहा था। और नया लेगा भी कैसे?
क्योंकि प्लस माइनस मार्केट इतनी छोटी रेंज में उसमें से क्या पैसे कमाएंगे। 50 पॉइंट 100 पॉइंट की निफ्टी का टोटल टर्नओवर है चेंज का, हाई और लो का। उसके अंदर अगर आपने 50 पॉइंट भी कमाया तो कुछ ज्यादा नहीं बनता। पर लॉट से सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 12,500 की कैलकुलेशन आती है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाजार के अंदर अभी साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है। जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर बता सकता हूँ कि ब्रेकआउट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, बाजार के ऊपर आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ज्यादा ऊपर आने की मैं रेशियो भी बता देता हूँ आपको, 70-30। अब आपको फिर क्या करना चाहिए, जब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी है कि 70% ऊपर आ सकता है और 30% ब्रेकडाउन कर सकता है, तो आपको दो चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 70% को भुनाना है तो थोड़ी बहुत पोजीशन आपके पास सिस्टम में होनी चाहिए। अगर है आपके पास तो 24,200 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ अपने कंफर्ट का। मैंने दोनों स्टॉप लॉसेज आपको दे दिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो आप थोड़ा वेट करो, अपने कंफर्ट लेवल का लो। जैसे कल जिसने डिप पे निफ्टी को प्लस किया उसका बेनिफिट हुआ, क्योंकि कल का निफ्टी का जो लो लगा है वो 24,200 समथिंग का लगा, बिल्कुल पास पे 200 के आके लगा, 212 के आसपास का। तो वहां पे आप ऐसी ही पोजीशंस बनाओ ताकि आपका कंफर्ट जोन हो रहा है और आपको 450 पे निकलने का मौका भी मिल जाए। तो जिन नए लोग हैं उनको दो हिस्सों में बाइंग करनी है, प्लस 24,200 के आसपास, तो 24,000 का स्टॉप लॉस लगाना। थोड़ा और डिप मिल जाता है तो फिर 24,200 के भी नीचे प्लस कर सकते हो, फिर 24,000 का स्टॉप लॉस लगा देना। तो इस तरह से आपको पोजीशन अपनी लेनी है। और अगर आपने ले रखी है तो उनको चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे कंफर्ट जोन है उनका 24,200 और 24 का सपोर्ट है, इसमें कोई खास बड़ी दिक्कत है नहीं। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी 50,000 के इर्द गिर्द बहुत अच्छे से मार्केट ने अपने आप को सपोर्ट क्रिएट कर चुका है वो, और लेकिन उसका भी रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा। वो क्या है, वो है 50,550 का, 550 650 एग्जैक्टली बोलूंगा, और 850 का एक रेजिस्टेंस और भी है 200 पॉइंट ऊपर। कल का आप हाई चेक करेंगे तो नियर अबाउट 50,799 का हाई लगा है। कहने का मेरे मतलब है कि एग्जैक्टली 800 को छू के वापस नीचे आ गया था बैंक निफ्टी। बोल दो हर निशान में बंद हुआ, बट पॉइंट्स में कुछ ज्यादा गेन नहीं है उसके अंदर भी, और ओपन इंटरेस्ट में भी गेन नहीं है। आपको बिलीव ही नहीं हो रहा होगा, इसका भी ओपन इंटरेस्ट 0.0 समथिंग है, यानी कि आधे % का भी ओवर एडिशन दोनों इंडाइसेस में नहीं हुआ। बिल्कुल सुस्ती मार्केट के अंदर चाहिए और सेकेंड डे कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो आपके पास दो हिस्सों में काम होगा। अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो 50,200 का स्टॉप लॉस लगा के रखो जिनके पास ले रखी है, और 50,800 पे माल धीरे धीरे करके काटते जाओ। फिर 50,800 पार होगा तो 51,200 आएगा, इस तरह से चलेगा। और अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो छोटा मोटा जब भी डिप मिलता है ले लेना, 50,200 का स्टॉप लॉस लगा लेना, क्वांटिटी को कम रखना ताकि अच्छे से हैंडल हो पाए। 15 शेयर एफ&ओ बैन में, माइंड इट, 15 शेयर एफ&ओ बैन में है, तो इसलिए मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा है। बाजार कुछ नहीं करेगा, एक ही दिन जाके फट जाएगा, या तो वो डाउन करेगा या तो अप करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी अप की थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए शॉर्ट्स वाले भी अपनी पोजीशंस को ध्यान रखें। अगर ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया हुआ तो 30-40% प्रॉफिट बुक करके बैठे अभी। अगर आपको मिलता मौका तो और नीचे आके कवर कर लेना, नहीं तो 30-40% बुक करके बैठो। तो ये मोटा मोटी मार्केट का आइडिया है, और पुट कॉल रेशियो वगैरह सब कुछ फ्लैट है। एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, मेजर चेंजेस है 52% पे लॉन्ग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका वो ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो क्लियर कट रणनीति है, थोड़ा नीचे है 24,200 या 24,000 के पास मिले तब आपको ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, इसके नीचे बाजार जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर के लिए अभी फिलहाल ट्रिगर्स भी मिसिंग हैं, इसलिए अपना रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं तोड़ रहा है। इसी रेंज में बाजार कारोबार करेगा, नीचे की तरफ खरीदने के मौके ढूंढे और जिनके पास है वो बने रहें बाजार में और एक तेजी का वेट करें। तो फिलहाल अभी भी कंसोलिडेशन जारी रह सकता है बाजार में। एक बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ वेलिगियर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कैसे ट्रेड लें, और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, कल के सेशन में अटेम्प्ट जरूर हुआ एक रेंज को ब्रेक करने का। 24,400 450 का जो अपर बैंड है, नीचे पे 24,000 के पास आप सपोर्ट देख रहे हैं। तो एक अटेम्प्ट हुआ, बट हायर लेवल से दोबारा से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना चाहता है बाजार इन करंट लेवल्स पे बिफोर मेकिंग फर्दर अप मूव। अच्छी बात ये है पूजा कि विक्स जो कि काफी ज्यादा डरा रहा था वो कूल ऑफ हुआ। कल के सेशन में भी एक अपटेक जरूर देखने को मिल रहा था इनिशियली, बट उसके बाद एक मॉडरेट गेन के साथ बेसिकली आपने विक्स को क्लोज होते हुए देखा।
वहीं पे यूएस मार्केट की तरफ से भी कोई खास नेगेटिव इंडिकेशन अभी तक नहीं है, वहां पे भी विक्स कूल ऑफ हुआ है। तो पॉसिबिलिटी तो है कि दोबारा से एक अटेम्प्ट देखने को मिलेगा ऊपर के साइड ब्रेक का, बट डिसाइसिवनेस नहीं है। तो जब तक 24,400 को आप डिसाइसिवली क्लोज नहीं करते हैं पूजा, तब तक एक गैप जो है आपके पास 24,700 तक का डेली चार्ट पे फिल करने का, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, ग्रेजुअल रहेगी। बट क्योंकि कल बैंकिंग ने काफी अच्छे तक पार्टिसिपेट किया था, खासतौर से HDFC बैंक जहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ थी, वहीं पे एक्सेस ICICI में रिबाउंड देखने को मिला। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि बैंकिंग काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो उसको देखते हुए शायद मार्केट दोबारा से करेगा एक ब्रेकआउट का। बट इन बिटवीन मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, जब तक कि 24,400 के ऊपर आप डिसिसिवली क्लोज नहीं कर लेते हैं और करीब करीब 50,800 850 के ऊपर बैंकिंग में, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहना समझदारी है। और स्टॉक्स जो आपके फोकस में होने चाहिए, पहला नाम होगा ONGC का। स्टॉक अपना ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड बनाए हुए है, एक मेजर कंसोलिडेशन देखा था हमने रिकॉर्ड हाइस के पास, जिसका एक ब्रेकआउट हुआ है कल के सेशन में। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। 364 तक के पोजिशनल टारगेट्स हैं, 328 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस फेडरल बैंक का, यहाँ पे भी एक अच्छे कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 210 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, 197 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए। ONGC में आप तेजी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है फेडरल बैंक, 210 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर तेजी करने की राय। अजीत जी, थैंक यू सो मच आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए। बंद होने के बाद किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए, पहले ये देख लेते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स NMDC फोकस में रहेगा। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है नंबर्स अच्छे आए हैं, अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं और मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। बात करें सेंको गोल्ड के, तो यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। आपके जो पैट है लगभग 86% बड़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इंटरेस्टिंगली मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आया है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया, लेकिन जो नंबर देखा जाता है जब कोई टेलीकॉम कंपनी अपनी अर्निंग्स लाती है वो होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि ARPU। यहाँ पे ARPU में इंप्रूवमेंट आई है, 4.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ के 146 रुपीज़ का हो गया है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो यहाँ भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स था और एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन्स में थोड़ी डिप देखने मिलेगी। कुछ नंबर्स है तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, स्पेशली आपके एग्रो केमिकल्स को लेके। कुछ नंबर्स हैं जैसे कि राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे फर्टिलाइजर सेगमेंट में जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंगली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। जनरली क्या हुआ है कि जो कंपनीज आए हैं फर्टिलाइजर्स के, उनके नंबर स्ट्रॉन्ग थे, पर यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ इन्वेंट्री इश्यूज ज़रूर देखने मिली है, तो उसके कारण वीक सेट ऑफ नंबर्स RCF से देखने मिले हैं। AMI ऑर्गेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी वीकनेस जो है देखने मिल रही है अक्रॉस सेगमेंट्स। और आखिर में ग्लोबल स्पिरिट्स के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन जो कामकाजी मुनाफे हैं, पैट, मार्जिन सभी में जो है बड़ी गिरावट देखने मिली है। तो लार्जली वीक टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो है हमको मिड कैप स्मॉल कैप से देखने मिली कल के पोस्ट मार्केट आवर्स के बाद से। ठीक है, तो ये हैं कुछ नतीजे RCF, NMDC जैसे स्टॉक्स के नंबर्स आए हैं, और NMDC काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया, हिंदुस्तान कॉपर के नतीजे आए हैं, तो इस पर आप नज़र रखिए। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे JSW स्टील की। यहाँ पे जो है कंपनी लगभग 67% स्टेक जो है अक्वायर करेगी एक ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी एमरेस करके। अब इसका जो टोटल वैल्यू होगा जो एक्विजिशन का, वो लगभग $170 मिलियन का होगा। 120 मिलियन फ्रंट पे रहेगा और फिर 50 मिलियन जो है आगे वाले क्लॉजेस को देख के है। KPI ग्रीन एनर्जी, इसके बारे में बात करें तो कंपनी 1000 करोड़ रुपए का QIP जो है लॉन्च की है। लगभग 8.9% स्टेक जो है इसे कहा जाएगा, और जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 935 रुपये का है, यानी कि लगभग 15% डिस्काउंट पे। HCL टेक का US इन्वेस्टर मीट हुआ था। ऑफकोर्स उन्होंने अपनी जो गाइडेंस है वो रिटेरिएट की, बीट आपके रेवेन्यू या मार्जिन्स, लेकिन दो अहम बात सामने आती है। सबसे पहला आता है कि सेकंड क्वार्टर में जो है सारी ज्योग्राफीज़ में ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, वर्टिकल्स में भी। और याद रखिए ये सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है कंपनी कह रही है होने वाला है, सिवाय फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट के। ER&RD जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला होता है इंजीनियरिंग का, ये बिजनेस ऑलरेडी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है सेकंड क्वार्टर से, तो कुछ पॉजिटिव ऑफशूट्स जो है देखने मिल रहे हैं। मैरिको की भी अनाउंसमेंट आई है। कंपनी ने कहा कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है
बांग्लादेश में अब वो नॉर्मल स्केल पे आ चुकी है। ऑफ कोर्स बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट हुआ था तो मैरिको स्टॉक में जो है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई थी, क्योंकि लगभग 11% रेवेन्यू जो है मैरिको का बांग्लादेश से आता है। तो ऑफकोर्स उनके जो पैराशूट ऑयल और उनके जो की प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे अच्छे मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज सेगमेंट में। तो अब ऑफकोर्स पॉजिटिव लग रहा है सेंटिमेंटली। कोचिन शिपयार्ड अपनी कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे अपनी इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी जो केरला में लोकेटेड है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर ज़रूर है। और हाल ही में कंपनी को 4,600 करोड़ का भी ऑर्डर ONGC के EP के से ज़रिए मिला था। आखिरी स्टॉक जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पे कंपनी को एक्रेडिटेड क्वालिफाइड वेंडर स्टेटस मिल गया है ब्राह्मोस एरोस्पेस के तरफ से। तो ब्राह्मोस इज आपका जो गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस प्रोग्राम है और यहाँ पे उनको एक एक्रेडिटेड वेंडर मिला है, तो ये सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हैं आज की खबरों वाले शेयर्स। इसका पूरा एनालिसिस, खबरें पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पूरा एनालिसिस हमें शरद करके बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ और आज हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट पर अपडेट देने के लिए वरुण दुबे मौजूद है। वरुण, गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत कीजिए ब्रोकरेज रिपोर्ट से। कवरेज की शुरुआत इस पे की है, 570 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 26% के आसपास के अपसाइड जो है हुनासा पे देख रहे हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे लिवर जो है इस कंपनी के रेवेन्यूज़ है। इनका कहना है कि FY 24 से 30 तक रेवेन्यूज़ 2.5 गुना होते हुए नजर आएंगे और एबिटा मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इजाफा आपको देखने मिलेगा। जो FY 24 में एबिटा मार्जिन्स करीब 7% के आसपास थे, FY 27 तक 10.2% के आसपास पहुंच सकते हैं और FY 30 तक करीब 14% के आसपास के एबिटा मार्जिन जो है कंपनी डिलीवर करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन पे कंपनी का फोकस है और जो नए ब्रांड्स है वो कंपनी के प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आएंगे। अगला ONGC पे है। सिटी ने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है 350 के प्राइस टारगेट और जेफरीज ने भी बाई की रेटिंग दी है। हालांकि इन्होंने प्राइस टारगेट 410 से बढ़ा के 420 का किया है। कल आपको याद होगा एक खबर आई थी कि इनके APM गैस का जो प्रोडक्शन है उसमें जो इंक्रीमेंटल APM गैस है उसके लिए प्रीमियम प्राइस दी जाएगी। तो उसका इनका कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का बड़ा फ़ायदा कंपनी को देखने मिलेगा और जो इनके रियलाइजेशंस है उसमें इजाफा होगा। करीब $1 प्रति MMBTU के आसपास का इजाफा जो है इसके चलते हो सकता है और इसके लिए जेफरीज ने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। आखिरी में आवास फाइनेंशियल सिटी की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह है, 2170 के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। CVC पार्टनर्स का यहाँ पे जो अधिग्रहण CVC पार्टनर्स कर रहा है आवास फाइनेंशियल्स में करीब 26% के आसपास का, उसको ये पॉजिटिव मान रहे हैं और कह रहे हैं कि एक लंबे समय से ये खबर थी वैसे तो मार्केट में कि कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आएगा, फाइनली आ चुका है, तो एक अच्छी खबर है। हालांकि प्राइस टारगेट में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किए हैं, 2170 का प्राइस टारगेट आवास पे सिटी दे रहा है। ओके, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिस पर कि आपको नज़र रखनी है। होनासा ONGC पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, आवास फाइनेंशियल्स पर भी आज कवरेज है, तो इन तमाम स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। थैंक यू वरुण आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे। 10 दिनों के ऊपरी स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना दिखाई दिया कल। अब यहाँ से और तेजी के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? लेवल्स क्या देख रही हैं आप सोने चांदी पर? जी, यहाँ पे तेजी अभी बनी रहेगी क्योंकि अभी देखा जाए तो टेंशन से यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में ही बने रहना चाहिए। और इंटरनेशनल गोल्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि एक जो अपसाइड है वो $2500 से ऊपर भी यहाँ पे इनफैक्ट जा सकता है और स्टेबल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मैं कॉल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी। कल के दिन में काफी ज्यादा बढ़त आ गई है, तो यहाँ पे गोल्ड में बाइंग रहेगी। करीब 70,600 के करीब की टारगेट होगा, 70,900 का स्टॉप लॉस होगा, 70,450 का। साथ में सिल्वर में भी बाइंग आई थी, लेकिन सिल्वर की जो बाइंग है वो और कंटिन्यू यहाँ पे रहेगी क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने एज कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर में ज्यादा फॉल आता हुआ देखा है। तो 81,600 के करीब यहाँ पे बाइंग रहेगी। 82,200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 81,400 का। और दोनों ही कमोडिटी में लग रहा है कि एक जो अपसाइड है वो आज के दिन भी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। इसके अलावा वरना क्रूड पर भी सलाह दीजिए। वहाँ पर भी हमने देखा कि अच्छी तेजी आई, $80 के पास पर क्रूड कल निकला है।
यहाँ से अगले लेवल्स क्या देख रही हैं आप क्रूड पे? जी 6700 6720 तक का एक अपसाइड क्रूड में भी लग रहा है और कल के दिन में इंडिकेशंस मतलब आ गए थे जब यहाँ पे 6000 से एक बाउंस लिया था और 6400 से ऊपर ये कमोडिटी स्टेबल हुई थी। मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्राई कर सकता है WTI एक बारी यहाँ पे $80 के करीब तो वहाँ जा चुका है, $82 का भी कोशिश कर सकता है अपसाइड में। तो ये जो MCX पर रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं 6850 तक कर सकता है। आज के दिन के लिए यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए करीब करीब यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात की जाए तो 6670 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 6720 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6650 का। ठीक है, नेचुरल गैस पर भी वंदना कोई ट्रेड देख रही हैं आप आज के लिए? जी पूजा, नेचुरल गैस बहुत स्ट्रांगली एक बेस बना रहा है और मुझे ये कमोडिटी काफी अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली एक अपसाइड अब यहाँ से लगातार देखने को मिल सकता है अप टू 209 के करीब का। आज का टारगेट रहेगा 185 के करीब बाइंग करनी है, 202 का टारगेट रखना होगा। जो स्टॉप लॉस लगाना है 182 के करीब का होना चाहिए। जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है वो यहाँ पे 209 को टारगेट करते हुए बाइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस में तेजी करिए 202 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 182 का। वंदना, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए कमोडिटी